इंडिया चाइना स्टैंड ऑफ, गलवान वैली और पेट्रोलिंग पॉइंट 14 के बारे में तो हम सब ने कुछ तो सुना ही है, लेकिन पूरी बात आज मैं बताऊंगा। अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने मिले तो इसे शेयर कर देना, और क्योंकि ये वीडियो इंडियन आर्मी के लिए है तो शायद लाइक करने के लिए बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आपको ऐसी वीडियो और देखनी पसंद है तो सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को, और कोई सवाल या सुझाव हो तो उन्हें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मेरा नाम है श्रेयम राज, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इंडिया चाइना स्टैंड ऑफ को सॉल्व करने के लिए LAC पे मिलिट्री लेवल की बातचीत चल रही है। ऐसी ही एक बातचीत की मीटिंग 15 जून की सुबह मंगलवार को पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पे करी गई थी। इस मीटिंग में इंडिया को रिप्रेजेंट किया था पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पे ही तैनात 16 बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल संतोष बाबू ने। इस मीटिंग में दोनों ही देशों ने डिसएंगेजमेंट पे सहमति जताई थी, और ये भी डिसाइड हुआ था कि पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पे जो चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने अपना टेंट बना रखा है वो उसे वहाँ से हटा देंगे। ये जो टेंट था ये और कुछ नहीं, चाइनीज़ आर्मी की ऑब्जर्वेशन पोस्ट थी, जहाँ से दुर्बुक, शोक और दौलत बेग ओल्डी रोड की निगरानी करी जा सकती थी। वैसे तो ये पोस्ट LAC के उस तरफ एक विवादित क्षेत्र में थी, मगर दोनों ही देश एक एग्रीमेंट से जुड़े हुए थे जिसके मुताबिक वो यहाँ पे पेट्रोलिंग तो कर सकते थे मगर कोई फायर आर्म इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, और किसी भी टाइम की टेम्परेरी या फिर परमानेंट पोस्ट नहीं बनाई जा सकती थी, तो जिसके मुताबिक वो चाइनीज़ पोस्ट वहाँ नहीं होनी चाहिए थी। मीटिंग में फिर ये डिसाइड हुआ कि चाइनीज़ आर्मी अपना वो पोस्ट हटा देगी और दोनों ही देश 2-2 किलोमीटर पीछे हट जाएंगे। फिर शाम को एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर के चलते कर्नल संतोष बाबू ने अपने पलटन के एक मेजर के नेतृत्व में 12 लोगों की पेट्रोलिंग पार्टी बनाई और उसे वहाँ पे भेजा। और हमें लगता है कि जो पेट्रोलिंग पार्टी थी ये अपने साथ कोई भी हथियार कैरी नहीं कर रही थी, क्योंकि LAC पे रूल्स ऑफ एंगेजमेंट कुछ इस प्रकार हैं कि दोनों ही देश पेट्रोलिंग कर सकते हैं मगर फायर आर्म्स का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है और कोई भी गोली नहीं चलाई जाएगी। फिर जब ये पेट्रोलिंग पार्टी उस जगह पे पहुंची तो देखा कि चाइनीज़ आर्मी ने अपने पोस्ट नहीं हटाए थे, और चाइनीज़ आर्मी के उन फौजियों ने इस पेट्रोलिंग पार्टी को बंधक बना लिया था, यानी एब्डक्ट कर लिया था। जब अपने पेट्रोलिंग पार्टी के एब्डक्ट होने की खबर बेस में बैठे कर्नल संतोष बाबू तक पहुंची तो उन्होंने अपने 2 जवानों समेत उस चाइनीज़ पोस्ट पर जाने का फैसला किया। उन्हें उम्मीद थी कि वो इस मुद्दे को बातचीत के माध्यम से सुलझा लेंगे और अपने 12 पर्सनल्स को वापस ले आएंगे। मगर जब वो वहाँ अपने दोनों जवानों के साथ पहुँचे तो वहाँ उनकी चाइनीज़ आर्मी से कुछ कहासुनी हो गई, और फिर वो बात डिस्प्यूट में बदल गई, और वहाँ मौजूद चाइनीज़ सिपाहियों ने हिंदुस्तान के उन तीनों जवानों को घेर लिया और उन पे डंडे, पत्थर और कांटे वाले बैट से मारना शुरू कर दिया। और इस हिंसक झड़प में वो दोनों जवान और कर्नल संतोष बाबू वीर गति को प्राप्त हो गए। जब कर्नल संतोष बाबू की हत्या की खबर उनकी पलटन तक पहुंची तो वहाँ मौजूद हर फौजी का खून खौल उठा। और मैं आपको ये बता दूं कि जो पलटन होती है ये एक परिवार की तरह होती है, और इस पलटन का जो कमांडिंग ऑफिसर होता है वो पिता के समान होता है। और जब अपने पिता समान कमांडिंग ऑफिसर की हत्या की खबर इस पलटन तक पहुंची तब इस पूरी पलटन का खून खौल उठा। और फिर सेकेंड इन कमांड जो कि एक लेफ्टिनेंट कर्नल लेवल के ऑफिसर थे, उन्होंने 2 युवा कैप्टन के साथ पूरी पलटन की जिम्मेदारी उठाई और अपने 16 बिहार रेजिमेंट के घातक कमांडो समेत 300 सैनिक लेके उस चीनी पोस्ट पे धावा बोल दिया। क्योंकि ये पोस्ट एक हाइट पे थी तो जब ये फौजी वहाँ पे जा रहे थे तो चाइनीज़ आर्मी के फौजियों ने इन पे पत्थरों से वार किया, मगर फिर भी ये उस पोस्ट तक पहुँचे और उस टेंट को आग लगा दी। और हमें ऐसा लगता है कि जो चाइनीज़ आर्मी थी वो इस हिंसक झड़प के लिए पहले से ही तैयार थी, क्योंकि उन्होंने स्पेशल राइड गियर्स पहने थे जिनकी वजह से उन पे डंडे और पत्थरों का कुछ खास असर नहीं हो रहा था। और क्योंकि दोनों ही देश वहाँ पे एक एग्रीमेंट से बाउंड थे तो वहाँ पे गोली चलाना अलाउड नहीं था, तो 20 घातक कमांडोज ने कम से कम 15 चीनियों की तो गर्दन ही तोड़ दी और कईयों के तो सिर कुचल दिए। इस हिंसक झड़प में हमला तो राइफल की बट से भी किया गया था, और ये हैंड टू हैंड कॉम्बैट कई घंटों तक चला था। और फिर 16 जून की सुबह जब ये कॉम्बैट चल ही रहा था तब वो जो पोस्ट जिस पहाड़ी पे थी, हिंदुस्तान और चीनी दोनों ही फौजियों के वजन के कारण वो पहाड़ी का टुकड़ा गलवान नदी में बह गया, और उसमें दोनों ही देशों के कई सैनिक गलवान नदी में बह गए। गलवान नदी जो कि एक बर्फीली सब-जीरो टेम्परेचर में रहती है, कई फौजियों की उसमें बहने से मौत हो गई और कई चीनी सिपाहियों का शव तो
गलवान नदी की धारा को रोक के निकालना पड़ा और इस हिंसक झड़प में 20 जवान वीर गति को प्राप्त हो गए, 18 इंजर्ड हो गए और करीब 50 को कुछ मामूली चोटें आई थी, जो कि जल्द ही अपनी ड्यूटी वापस भी शुरू कर लेंगे। हालांकि चाइना अपने नंबर्स छुपा रहा है, मगर अमेरिकन इंटेलिजेंस की माने तो करीब 40 चीनों की मौत हो गई थी और 100 से 150 गंभीर रूप से घायल हो गए थे। और वहीं चाइनीज़ गवर्नमेंट हम पे इल्ज़ाम लगा रही है कि हमने LAC क्रॉस करी थी। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि जो हिंदुस्तान के फौजी थे वो LAC क्रॉस करके उस चाइनीज़ पोस्ट पे गए थे अपने पिता समान कमांडिंग ऑफिसर का बदला लेने, और जब बात अपने पिता की आती है तो बदला लेना तो बनता था। और इसके बाद फिर वो वापस अपने बेस पे लौट आए थे। और आर्मी से ही रिटायर्ड मेजर गौरव आर्या के एक ट्वीट के अनुसार, जब उन्होंने एक सिपाही से पूछा कि उन्होंने चाइनीज़ आर्मी की गर्दन और सिर क्यों तोड़ दिए, तो उन्होंने कहा कि उन लोगों को CO साहब को कुछ नहीं करना चाहिए था। और जैसे मैंने आपको बताया था कि जो एक पलटन होती है एक परिवार की तरह होती है, और आपने अगर इसके CO को हाथ भी लगाया तो आपने पूरे पलटन को हाथ लगा लिया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने मिला होगा और कुछ नई जानकारी भी मिली होगी, और अपने वीर जवानों के बलिदान को सुन के आपका सीना भी गर्व से चौड़ा हो गया होगा। लेकिन इस देश में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो समय समय पे अपनी आर्म्ड फोर्सेस की कैपेबिलिटीज़ पे शक करते रहते हैं। तो मैं उन सबको यही कहना चाहूँगा कि अगर 1947 के बाद से आज आप खुली सांस में जी रहे हैं और एक कमेंट पास कर पा रहे हैं, तो ये सिर्फ उन फौजियों की वजह से है जो अपनी जान की परवाह ना किए बगैर सरहद पे तैनात हैं। और हमारा देश उन वीर जवानों का सदा आभारी रहेगा। और हमारी ये प्रार्थना है कि जिन वीरों ने अपने जीवन का बलिदान दिया है उनकी आत्मा को शांति मिले, और उनके इस सर्वोच्च बलिदान के लिए पूरा देश और हम सभी देशवासी उनके ऋणी रहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।